सो कल आपको जो हमने क्लास ली आपकी, तो बहुत सारी चीजें हुई आपके साथ डिस्कस। और उसमें जो जेट स्ट्रीम हो गए थे आपके, एंड आई हैव आल्सो सर्कुलेटेड the reading material was circulated with everyone. Just don't fight among yourself. Just listen to the. Are you able to listen it now? Okay. देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. द प्लेस वेयर आई एम लोकेटेड इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड कनेक्टिविटी. Still I'm trying to manage the fastest possible here, so there might be some issues, so I will explain those things again if you find problems. But most of the time things were running smooth. दिन में ये smooth चल रहा था. ठीक है. So let's start our lecture for today. कल कुछ चीजें डिस्कस हुई थी आप लोगों के साथ, तो आपको अब परमानेंट विंड्स आपको समझ में आ गई. ठीक है. परमानेंट विंड्स आपको समझ में आ गई और आपने. अच्छा. तो अगर वर्ड मैप पे कहीं अच्छा मैप होगा तो आई यूज दैट. लेट मी सी इफ आई हैव वन. ओके. अच्छा. ये मान लेते हैं कि ये जस्ट ये वैसे ट्रॉपिक है 23 है, तो जस्ट अज्यूम कर लो ये 30 है, ये 0 है, और ये भी 30 है. ठीक है. एंड ये 60 है और ये 60 है इधर में. तो आपने विंड का डायरेक्शन तो देखा था, यहाँ से किधर था, वेस्टर्लीज थे. इधर से विंड, और इधर से विंड कैसे आ रहे थे, इस टाइप के विंड आ रहे थे, ईस्टर्ली. तो आप एक चीज देखिए, अगर कोई विंड यहाँ से ओरिजिनेट भी होता है, मान लीजिए ये विंड यहाँ से आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री. 30 डिग्री एक्चुअली यहाँ पे है आपका. ठीक है. ये 30 डिग्री है. तो कोई विंड यहाँ से एंट्री भी किया है, एक अच्छा. लेट मी हैव अ गुड मैप. जस्ट होल्ड. तो एक रफली आइडिया लीजिए अब यहाँ पे. जस्ट देखिए, ये आपका इक्वेटर है, ये लाइन. ये इक्वेटर हो गई आपकी, कर्क रेखा हो गई. ये आपका 30 डिग्री ऑलमोस्ट यहाँ है. ये 30 डिग्री हो गया. अब इधर देखिए, अगर विंड यहाँ से चलती है इस डायरेक्शन में, तो जब ओशन के ऊपर से आती है विंड, तो मॉइस्चर लेके आती है कि नहीं आती, तो ये विंड यहाँ पर रेन कराएंगी नहीं कराएंगी, ये रेन कराएंगी. अगर ये विंड यहाँ से चलती हुई ये लैंड के ऊपर से आ रही है, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है. ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है, ये तो ये कोने तक यहाँ तक आते आते इनमें कुछ बचेगा नहीं बचेगा. तो इसलिए यू फाइंड कि इस वाले रीजन्स में यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलते हैं. तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है. ठीक है. एक तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये विंड इस तरीके से आ रही है. तो आप ये देखो, दिस इज क्लोज टू 30 डिग्री ओनली. मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है. तो आप ये देखो, जब ये जो विंड जब चल के आ रही है इधर यहाँ से, तो ये इस ये यहाँ तक, अगर इन वैसे तो जो लैंड पे ओरिजिनेट हो रही है उनके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी कम है. ये विंड ओशियन के ऊपर ओरिजिनेट हो रही है, इनमें मॉइस्चर ज्यादा है, लेकिन ये मॉइस्चर होगा तो यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी. राइट. यहाँ पर रेनफॉल हो जाएगी. उस तरीके से ये कुछ विंड जो है इस वाले रीजन में रेनफॉल कराएंगी.
तो जैसे जैसे ये वेस्टर्न मार्जिन में पहुंचती हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे जब जब पहुंचती हैं, पहुंचते पहुंचते तक इनका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इसलिए वेस्टर्न मार्जिन जो होते हैं ये ड्राइएस्ट रीजन में मिलते हैं। जब ओशन करंट की बात बताएंगे तो यहाँ पे कोल्ड करंट जो होंगी उनका भी ड्राइंग इफेक्ट होता है, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये जो विंड जो आपकी आ रही है यहाँ से इस डायरेक्शन में, और अगर ये विंड इसके ऊपर इस डायरेक्शन में जाएंगी, तो ये रेनफॉल का एक पैटर्न आपको देखना होगा। जब जैसे मैं क्लाइमेट समझाऊंगा तो आपको जो परमानेंट विंड जो मैंने बताए थे, परमानेंट विंड्स को आप वर्ड मैप पे बस रख लेना कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो कहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा, दैट आंसर यू विल गेट। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी थी। अच्छा अब एयर मास के बारे में बताना है, मैंने आपको ये शेयर किया था कल, आई थॉट कि आपने पढ़ा होगा। एक एनसीईआरटी भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो एजेंडा है इसमें जो हमें थिंग्स वी वांट टू डिस्कस टुडे यार, आज एयर मासेस डिस्कस करने एंड साइक्लोन्स डिस्कस करने हैं। साइक्लोन्स में टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल दोनों आते हैं, टेम्परेट ट्रॉपिकल एंड प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, फॉग, मिस्ट, ड्यू, ये सब, तो ये चीजें डिस्कस होंगी आज की क्लास में। अगर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, अगर रेनफॉल का पैटर्न समझ जाओगे और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाओगे तो अपने आप हो जाएगा। और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया तो वेजिटेशन समझ में आ जाएगा, वेजिटेशन समझ में आएगा तो फॉरेस्ट टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी, उसको समझना बहुत आसान होगा। तो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कई तरीके के होते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक ओपन क्लासिफिकेशन दिया है, वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू दैट। तो एयर मास है क्या, जैसा कि नाम अपने आप में बताता है, एयर का मास होगा, मास ऑफ एयर। तो कोई एयर मास जो कि एक्सटेंसिवली, एयर क्या है, तो मैंने आपको एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी बताई। तो अगर किसी जगह पे अगर एयर ऊपर की तरफ राइज करती जा रही है तो वो क्या है, अनस्टेबल एयर है। और अगर एयर वहां पे टिकी हुई है, ऊपर राइज नहीं हो रही है, ये टिकी हुई है यहीं पे, हैंग ऑन हो रही है, इट इज नॉट गेटिंग मूव्ड अप, और इफ इट इज पुश्ड अप इट कम्स डाउन, तो इट्स अ स्टेबल लेयर। तो अगर एयर किसी एरिया के अंदर बहुत की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। तो तो एयर मास जैसा कि शब्द अपने आप में इंडिकेट करता है, ये लार्ज मास ऑफ एयर है। लार्ज मास का मतलब इट विल एक्सटेंड थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, तो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा। ये एक्सटेंसिव का मतलब बहुत बड़ी बॉडी है एयर की है, जो कि जिसमें हॉरिजॉन्टल लेयर्स में सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर करेक्ट है। ये मान लीजिए ये कोई लैंड है, तो इसके ऊपर अगर एयर बहुत समय तक रहती है, कुछ समय तक रहती है, तो ये जो अगर एयर है इसके ऊपर रहती है, तो देन दिस एयर विल हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ की एयर अगर यहाँ पर रहती है, अगर ये ओशियन के ऊपर है, ये लैंड के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स इसमें मॉइस्चर कम होगा, इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा होगा। मॉइस्चर ज्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर भी अलग होगा, इसका टेम्परेचर भी अलग होगा, क्योंकि ग्राउंड हीट भी ज्यादा होता है, कूल भी ज्यादा होता है। अगर समर है तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, विंटर है तो ये कम टेम्परेचर का होगा। तो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ये दोनों चीजें लोकली जो अंडरनीथ सरफेस है उससे डिटरमिन होगा। क्योंकि आपने पढ़ाई था कि जो अर्थ की सरफेस है उससे हीटिंग होती है, एटमॉस्फेयर की हीटिंग जो होती है अर्थ की सरफेस से होती है, नहीं होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, तो हीटिंग यहाँ से हो रही है। तो कौन सी सरफेस नीचे है, अगर लैंड की सरफेस है या वाटर की सरफेस है। और दूसरा उसके अंदर जो मॉइस्चर आता है वो भी वाटर के इवोपरेशन से आता है। तो मॉइस्चर भी डिपेंड करेगा कि ये आपकी हवा आपके वाटर बॉडी के ऊपर थी या लैंड के ऊपर थी। तो वाटर बॉडी के ऊपर होगी तो मॉइस्चर ज्यादा होगा, और आपकी लैंड के ऊपर होगी तो मॉइस्चर कम होगा। और लैंड के ऊपर होगी तो हीटिंग उसकी अकॉर्डिंगली समर में ज्यादा होगी और विंटर में कम होगी, या विंटर में कूलिंग होगी इनफैक्ट।
तो ये टेम्परेचर और प्रेशर इस वजह से इसका, ये टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा, ये मॉइस्चर डिटरमाइन करेगा। तो मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी इसकी, वो अलग अलग होंगी इन एयर मासेस की। लेकिन ये तभी आ पाएंगी जब आपकी एयर स्टेबल रहे। अगर एयर मूव करती जाएगी तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म समय उतने तक नहीं रहेगी, तब जिससे कि वो वहां के लोकल कंडीशंस को अडेप्ट कर सके। तो एयर मास बस कुछ नहीं होते, एयर मास बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करते हुए बहुत ही लार्ज बॉडी है जो किसी एक एरिया के ऊपर बहुत समय तक रहते हैं, जिससे कि उनकी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी उस एरिया की से डिटरमिन होती है। तो इसको बनने के लिए ये कंडीशन है कि वो बहुत देर तक रहे। अगर ये कॉन्टिनेंट के ऊपर बना होता है तो कॉन्टिनेंटल एयर मास कहा जाएगा। अगर वो कॉन्टिनेंट ट्रॉपिकल रीजन में आता है, आपका कॉन्टिनेंटल 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में आता है, तो कॉन्टिनेंट देखिए अगर ट्रॉपिकल रीजन में भी हो सकता है, टेम्परेट रीजन में भी हो सकता है और पोलर रीजन में भी हो सकता है। पोलर, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल। तो और दूसरा यहाँ पे इस रीजन में ये इसके पास दो चॉइस होंगी कि ओशियन के ऊपर रहे या कॉन्टिनेंट के ऊपर रहे। तो एयर डेवलप हो सकती है पोलर रीजन में, एयर डेवलप हो सकती है टेम्परेट रीजन में, एयर डेवलप हो सकती है ट्रॉपिकल रीजन में, एयर डेवलप हो सकती है ओशियन के ऊपर किसी भी रीजन में और लैंड के ऊपर। मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्टिक बोल लेता हूँ, ये ओशियन है, ये लैंड है आपकी, तो ये ट्रॉपिकल रीजन ही हो गया, ये टेम्परेट हो गया और ये पोलर हो गया। तो पोलर मराइन रीजन में जनरेट हो सकती है और पोलर आपकी कॉन्टिनेंटल हो सकती है। टेम्परेट में मराइन में हो सकती है, ओशियन के ऊपर हो सकती है और लैंड बेस्ड हो सकती है। उसी तरीके से ट्रॉपिकल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स होते हैं, वो लो प्रेशर रीजन्स हैं, वो एक्सट्रीमली हीटेड जोन्स हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एयर राइज करती रहती है, अनस्टेबिलिटी कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पे आपके एयर मासेस डेवलप नहीं हो पाते, एयर मासेस डेवलप नहीं हो पाते। तो इक्वेटर से दूर जाते जाओगे एयर मास के डेवलप होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, लेकिन इक्वेटर के पास में एयर मासेस डेवलप नहीं होंगे क्योंकि यहाँ हीटिंग इतनी ज्यादा होती है, तो एयर टिक ही नहीं पाती। एयर मस्ट स्टे फॉर सम टाइम टू अडॉप्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट रीजन। अगर एयर इतने समय के लिए टिकेगी नहीं, वहां पे रहेगी नहीं, स्टे नहीं करेगी, इट विल नॉट अडेप्ट। अगर इस वाले रीजन में क्या होता है, एयर राइज करती जाती है, और तो इसका मतलब यहाँ पे ये कभी भी ये नहीं बन पाते हैं आपके। तो इस इक्वेटर से दूर जाओगे तो एयर मास के डेवलप होने की चांसेस बढ़ते जाएंगे। दूसरी कंडीशन है सफिशिएंट लैंड होनी चाहिए, सफिशिएंट लैंड एरिया या ओशियन एरिया, और वहां पे स्टेबिलिटी की कंडीशन होनी चाहिए। स्टेबिलिटी कंडीशन दैट मींस वहां पे एयर हैंग कर सके, इट कुड स्टे देयर। स्टेबिलिटी का मतलब स्टे रह सके वहां पे। ठीक है, तो इफ एयर कुड स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दिस एरिया कैन बी लैंड, दिस कैन बी ओशियन, दिस लैंड और ओशियन कैन बी इन द ट्रॉपिकल रीजन, इन द टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन। तो बस अगर इतना समझ में आएगा तो बस एयर मास का काम खत्म होगा। आप नोमेनक्लेचर समझ जाएंगे। अगर वो ओरिजिनेट होता है ओशियन के ऊपर, अगर हाई एल्टीट्यूड में तो मैरीटाइम पोलर बोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो बता दिया मैंने कि मैरीटाइम होगा या कॉन्टिनेंटल होगा आपका। ये ट्रॉपिकल हो सकता है, पोलर हो सकता है, टेम्परेट हो सकता है। तो ये जो अ, ये आप जो ये कॉन्टिनेंट पे होगा या मैरीटाइम होगा, इसको कॉन्टिनेंट पे होगा तो स्मॉल सी वर्ड यूज किया जाएगा, मैरीटाइम में होगा तो स्मॉल एम वर्ड यूज किया जाएगा। अब इक्वेटोरियल में होगा तो कैपिटल ई से, ट्रॉपिकल में होगा तो कैपिटल टी से, पोलर में होगा तो कैपिटल पी से दिखाएंगे। और आर्कटिक और अंटार्कटिक ये एकदम फ्रिजिड जोन्स होते हैं, तो इनके लिए अलग शब्द यूज कर लिया गया है। और यहाँ पे टेम्परेट के लिए एक तरीके से पोलर वर्ड यूज किया है इन्होंने। तो ये नोमेनक्लेचर है, ये हमने नहीं किया है। एयर मास को इन्हीं नाम से, आप कहीं पे लिखा होगा एम पी लिखा हुआ तो मराइन पोलर और टी लिख दिया कैपिटल, अच्छा एम पी लिख दिया आपने, मराइन पोलर हो गया, या किसी ने ये लिख दिया स्मॉल एम टी मराइन ट्रॉपिकल हो गया। तो ये तो नोमेनक्लेचर एयर मास की को डिफाइन करने के लिए यूज की जाती है यूनिवर्सली, इट्स नॉट माइन। ठीक है, तो मैरी टाइम एयर मासेस जो होंगे, अगर अगर आपकी एयर जो है ओशियन के ऊपर थी तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, और लैंड के ऊपर होगी तो वो ड्राई होगी, उसमें मॉइस्चर कम होगा। लैंड में कहाँ से मॉइस्चर की सप्लाई होगी? अगर वो इक्वेटर
के आसपास वाले रीजन में एयर डेवलप हुई है तो वो रिलेटिवली वार्म होगी, और वार्म होगी तो इसका, और अगर पोलर रीजन्स में जनरेट हुई है तो वो रिलेटिवली कोल्ड होगी। तो कोल्ड एयर और वार्म एयर का मूवमेंट जब होगा तो इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, ठीक है। उसी तरीके से आर्कटिक ओशियन और एंटार्क्टिक ओशियन के अंदर जो विंड्स जनरेट होंगी, ये एयर जो वहां पे डेवलप होगी वो एक्सट्रीम कोल्ड होगी, और अंटार्कटिक के अंदर तो इवन मोर एक्सट्रीम होती है। और ये ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट दिया, तो मुझे लगता है कि आप सब पढ़ के आए होंगे, इसलिए आपको MT, MP, CT, CA, CP ये वर्ड आपको अब परेशान नहीं करने चाहिए। कॉन्टिनेंटल हो गया, अब ट्रॉपिकल कहाँ रीजन से आया ये इंडिकेट कर देता है आपको बस। अच्छा, अगर ट्रॉपिकल रीजन में आया है और वाटर के ऊपर डेवलप हुआ है, इस एयर की कैरेक्टरिस्टिक्स जरा इमेजिन करो। एक ट्रॉपिकल रीजन में है, इट्स अराउंड 20-30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होगा, क्योंकि इक्वेटर के आसपास तो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो एयर वार्म होगी कि नहीं होगी? होगी। ह्यूमिड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि मराइन के ऊपर है, ओशियन के ऊपर है, तो बहुत ह्यूमिड भी होगी। अगर ओशियन के ऊपर होता लेकिन पोलर रीजन में, तो यहाँ कोल्ड होता एंड ह्यूमिड भी होता। अगर ये लैंड के ऊपर पोलर रीजन में होता तो कोल्ड भी होता लेकिन ड्राई भी होता। कॉन्टिनेंट के ऊपर होता ट्रॉपिकल में तो वार्म तो होता लेकिन ड्राई होता। तो उस टाइप के एयर, मान लीजिए कि आपके ये जो एयर डेवलप होते हैं, एयर मासेस डेवलप होंगे, तो स्टेबिलिटी की कंडीशंस होनी चाहिए और लैंड एरिया एक्सटेंसिव होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ठीक है। और अंटार्कटिक जो होते हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक एंड अंटार्कटिक के अंदर ये जो है फ्रोजन एरियाज हैं, इसलिए यहाँ पे ड्राई एयर रहेगी एंड एक्सट्रीम कोल्ड रहेगी, एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राई। यहाँ पे मॉइस्चर की सप्लाई नहीं होगी। तो देखो इतने सारे रीजन हैं जिनके अंदर आपके ये एयर मासेस डेवलप होते हैं। जैसे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास ये डेवलप हुआ, इसको साइबेरियन एयर मास बोलते हैं, और ये कई बार विंटर्स में ऐसे मूव करके आ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका हिमालय होता है और वो बचा लेता है इसको, क्योंकि हिमालय को जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये वार्म अप होने लग जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया इज सेव्ड फ्रॉम दीज विंड्स। इसके बियॉन्ड देखोगे वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड हो सकती है, लेकिन इंडिया बच जाता है हिमालय की वजह से। ये आपके कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है, यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, मेडिटेरेनियन ओशन के ऊपर बनता है, और यहाँ से जेट स्ट्रीम से खींच के ले जाती है इंडिया की तरफ। जब इंडिया की तरफ पहुंचता है, इसके अंदर मॉइस्चर है, और जैसे ही ये हिमालय से टकराता है, नीचे हिमालय वाले रीजन में जाता है और ऊपर की तरफ उठता है, तो कोई भी विंड को जैसे तो ओरोग्राफिक फीचर बीच में आ जाते हैं रास्ते में, तो ऊपर की तरफ उठती है, तो वो कूल होके कंडेंस होके बारिश कराने लगती है। भाई उसका एक्सपेंशन होगा एडियाबैटिक, कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा और बारिश होने लग जाएगी। तो इंडिया, लेकिन टेम्परेचर कम होगा क्योंकि यहाँ पे इंडिया में विंटर है, तो पहाड़ी एरियाओं में क्या हो जाता है, स्नोफॉल होने लग जाता है, और प्लेन्स में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में बारिश होने लग जाती है, रेनफॉल हो जाता है, विंटर रेन। तो ये एयर मास को ड्रैग करके ले जाती है आपकी जेट स्ट्रीम। यहाँ बिना उसके भी ये आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ मतलब ये जो है कई और भी कारण से ये मूव ऑन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जेट स्ट्रीम्स ही चाहिए उनको पुल करने के लिए, बट जेट स्ट्रीम्स आर मोर इफेक्टिव इन पुलिंग देम एक्चुअली, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए, मराइन पोलर हो गया, मराइन ट्रॉपिकल एयर मास हो गया। मराइन ट्रॉपिकल एयर मास जो है इधर से मूव करता है और ये इसको क्रॉस करता है, एंड रॉकीज माउंटेन को जैसे ही क्रॉस करके नीचे पहुंचता है, गर्म होने लगता है, तो यहाँ से ये, और इधर से ये वाला कोल्ड एयर मास है, ये इधर मूव करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्लिजर्ड जिसे बोलते हो, लोकल विंड जिसे आपने नाम दे दिया, और इसको बोल देते हो आप चिनूक। तो ये यहाँ पे एकदम कोल्ड कंडीशन कर देती है, लेकिन ये नीचे जाएगी तो ये वार्म होगी, तो ये फ्रोजन आइस को मेल्ट कर देती है, रेस्पाइट लेके आती है। उसी तरीके से यहाँ से विंड इसकी तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो some areas develop these air masses. तो air masses are the masses of air. Air masses are masses of air of different characteristics. ठीक है, ये बहुत वीक होगा, यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते। कभी हाई प्रेशर कंडीशन बनती है तब जाके ये होता है, तो वी विल डिस्कस इट स्पेशली फॉर मानसून, ठीक है। तो एक्सटेंसिव लैंड एरिया के ऊपर, दे माइट डेवलप सम टाइम, ओके, मराइन पोलर, दे माइट डेवलप एंड व्हेन दे मूव, और जब भी दो एयर मासेस मूव करेंगे, तो एयर मासेस, जब एक एयर मास इधर से मूव करता हुआ जा रहा है और दूसरा एयर मास उधर से मूव करता हुआ आ रहा है,
तो व्हाट विल हैपन, दीज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका इसके अंदर जो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अलग है, इसका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अलग है। तो ये क्या करेंगे, मिक्स नहीं होंगे, ये आसपास आते जाएंगे लेकिन मिक्स नहीं होंगे। बाद में क्या होगा, एक बाउंड्री बन जाएगी इनकी बीच की, इस बाउंड्री को ही बनते हैं फ्रंट। तो फ्रंट इसी को बोलते हैं। जब दो एयर मासेस मीट करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट का जनरेशन हुआ, फ्रंटोजेनेसिस। तो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं आपके, टेम्परेट साइक्लोन्स, दे स्टार्ट विद द फ्रंटोजेनेसिस, यानी दो एयर मास जब मीट करेंगे, when two air masses meet they form a front, and this front is the beginning of temperate cyclone। टेम्परेट बोलो या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, टेम्परेट साइक्लोन बोलो या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलो, बात एक ही है। जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन की स्टार्टिंग होती है जब दो डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं। तो जब दो डिफरेंट एयर मासेस मीट करते हैं तो दे फॉर्म अ फ्रंट। ये फ्रंट जो बनाते हैं, ये जो फ्रंट बनाते हैं, ये फ्रंट आपके कोल्ड फ्रंट हो सकते हैं, वार्म फ्रंट हो सकते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट हो सकते हैं, स्टेशनरी फ्रंट हो सकते हैं। तो कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर एक्टिव होगी, कोल्ड एयर पुश करेगी। वार्म फ्रंट में वार्म एयर एक्टिव होगी। अक्लूजन में ये कोल्ड और वार्म खत्म होके वो डिसिपेशन, दैट मींस आपका फ्रंट डिसअपियर होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा, तब हम बोलेंगे उसे अक्लूडेड फ्रंट। और स्टेशनरी, जब कोई भी एयर पुश नहीं कर रही है, दे आर फ्लोइंग पास्ट ईच अदर एंड दे आर नॉट डिस्टर्बिंग ईच अदर, देन इट इज योर स्टेशनरी फ्रंट। अभी इन पे आते हैं, चार फ्रंट को समझना बस इतना जरूरी था, ठीक है। सो जब एयर मासेस मीट करेंगे तो एयर जो है बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो आपस में मिक्स नहीं होती है, तो दे विल फॉर्म अ फ्रंट। और उनका जो फ्रंट का जो नेचर होगा उसके बेसिस पे आप उसे कोल्ड, वार्म, ऑक्लूडेड या स्टेशनरी फ्रंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इफ अ कोल्ड एयर इज मूविंग टुवर्ड्स अ वार्म एयर, तो इसे हम कोल्ड फ्रंट कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कोल्ड एयर जो है रिप्लेस करती जाएगी आपकी वार्म एयर को, कोल्ड एयर। तो ये आप देख लो एक तरीके से कि एक तरीके इधर से ये आपकी जो एडवांसिंग कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर मूव करती हुई आ रही है इधर से। तो इधर क्या हो रहा है कि इधर वार्म एयर थी, तो इस वार्म एयर को क्या किया आपने, तो वार्म एयर पुश ऊपर की तरफ हो जाएगी भाई, अब ये पुश करता हुआ आएगा ऐसे। तो इसको कोल्ड एयर को आप जनरली कोल्ड को ब्लू लाइन से दिखाते हैं, इसमें ब्लू कलर से दिखाते हैं, और इस तरीके के ट्रायंगल जो मार्क करते हैं डायरेक्शन, तो ये बताते हैं कि ये इधर की तरफ कोल्ड एयर एक्टिव है। अगर इस तरीके का फ्रंट इस तरीके से दिखाया हुआ है, इसका मतलब विंड इधर की, कोल्ड एयर एक्टिव है, कोल्ड फ्रंट, और वो पुश कर रही है। तो इसका क्या होगा, वार्म एयर का ये ऊपर की तरफ पुश कर दी जाएगी, तो यहाँ पे क्यूमुलस क्लाउड्स बनेंगे, वो कॉटन की शेप के ऊपर वर्टिकल डेवलपमेंट वाले, और यहाँ बहुत तेज बारिश होगी। तो इसके अलोंग जो रेनफॉल होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, छोटे एरिया में होगा, क्यूमुलस क्लाउड जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं उनसे होगा। तो नेचर ऑफ क्लाउड्स जो होगी मोस्ट ऑफ द टाइम क्यूमुलस होगी, छोटे एरिया के अंदर होगी, हैवी रेनफॉल होगी। तो इस तरीके से अगर आपकी ये जो कोल्ड फ्रंट एक्टिव है, कोल्ड विंड जो है वार्म एयर में पुश करती जा रही है, इफ द कोल्ड एयर इज पुशिंग, तो इसको आप इस तरीके से दिखाएंगे, एंड कोल्ड, दिस इज योर कोल्ड एयर व्हिच इज पुशिंग इनटू द वार्म एयर, तो वार्म एयर इज गेटिंग अपलिफ्टेड, तो दिस इज गेटिंग अपलिफ्टेड, तो ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऑफ कोर्स एक्सपेंशन होगा, कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगी, तो लेकिन छोटे एरिया में होगी। और यहाँ पर क्लाउड्स जो होंगे क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स बनेंगे, और अच्छी खासी बारिश होगी। और कोल्ड फ्रंट जो है ये एक्टिव होगा, तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं। जनरली ब्लू कलर यूज करते हैं एग्जाम में, तो आप एक ही कलर यूज करोगे तो कोई आवश्यकता नहीं है ब्लू कलर यूज करने की। तो ये आपको फ्रंट की मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो दो चीजें ही पूछी जाती है, फ्रंट का फोटो बना के दिखा दो, फ्रंट का सिंबल दिखा दो, और अक्रॉस द फ्रंट वेदर बता दो। अगर वार्म एयर मोर एक्टिव है, अगर वार्म एयर एक्टिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये कोल्ड एयर थी इधर में, ये कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर तो
कोल्ड एयर क्या होती है कि कोल्ड एयर ग्राउंड के नजदीक होगी, कोल्ड एयर विल बी क्लोज टू द ग्राउंड, एंड वार्म एयर ऑफ कोर्स ऊपर तक फैली होगी, तो ये वार्म एयर इसके ऊपर मूव करती जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे जाके सीरस क्लाउड्स बनेंगे, इसमें मोस्टली लेयर्ड क्लाउड्स होंगे। तो यहाँ पे आइस फॉल हो सकती है, यहाँ स्लीट आ सकती है, यहाँ थोड़ी थोड़ी रेन आ सकती है, यहाँ केवल क्लाउड दिखेंगे। तो अक्रॉस द फ्रंट, तो फ्रंट भी ये ऐसा फ्रंट होगा, ठीक है। तो ये जो अक्रॉस द फ्रंट आपको क्या दिखेगा, अक्रॉस द फ्रंट व्हाट यू विल सी अक्रॉस द फ्रंट, डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर। यहाँ पे स्नोफॉल, यहाँ पे स्लीट स्नो एंड बारिश की बूंदें, यहाँ पे बारिश की बूंदें, यहाँ केवल क्लाउड दिखेंगे आपको। सो वार्म एयर अगर इस तरीके से मूव करती जा रही है तो देन यू कैन नो कि भाई ये वार्म एयर अगर एक्टिव होगी तो देन इट इज वार्म फ्रंट। और इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि वार्म एयर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती जा रही है और बेसिकली ग्राउंड के पास रहेगी हैवी एयर। तो अगर ये आपकी कोल्ड एयर मूव एक्टिव है, कोल्ड एयर, तो कोल्ड एयर मास, ये कोल्ड एयर मास है कोल्ड रीजन की तरफ से, ये एक्टिव है। यहाँ वार्म एयर थी, ये वार्म एयर मास था, ये बाउंड्री है, ये फ्रंट ही है। तो इसमें क्या होगा, इसके साथ क्या होगा कि ये हवा, ये जो वार्म एयर है ये पुस्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पुश होगी तो यहाँ पर रेनफॉल होगी, इट विल बी पुश्ड टू द टॉप। तो इस टाइप से वार्म एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो कोल्ड एयर मास होगा, कोल्ड एयर हमेशा ही ग्राउंड के पास होगी क्योंकि डेंस होगी, हैवी होगी, और वार्म जो है इस तरीके से होगी और ये मूव करती है, वार्म एयर इज मूविंग, देन व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन मूविंग अप, इट विल कीप मूविंग अप। तो ऐसे जाएगी। अब जब जैसे ऊपर की तरफ फोर्स कर दिया गया ऐसे, तो ये क्या ऊपर की तरफ क्लाउड बनाने लगेगी। यहाँ पे जो अब ज्यादातर क्लाउड्स आपके लेयर्ड क्लाउड होंगे, तो लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में केवल क्लाउड्स दिखेंगे, यहाँ रेनफॉल दिख सकती है या रेन एंड स्नो, और यहाँ प्योर स्नो दिख सकती है। तो डिपेंड करता है कि फ्रंट से आप कितनी दूर पे हैं, आप उसी हिसाब से जो है एक्सपीरियंस करेंगे कि कौन सी वेदर फिनोमेना आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि वार्म एयर एंड कूल्ड एयर एक दूसरे के दे आर फ्लोइंग, जैसे कि वहां से पोलर विंड आ रही थी, ये इस तरीके से आराम से चली जा रही है इधर से वार्म वेस्टर्लीज एंड दे आर फ्लोइंग पास्ट ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी विंड को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट। इस ऐसी विंड की मीटिंग बाउंड्री को आप बोलेंगे स्टेशनरी फ्रंट। तो इनको बोले आपको हमसे मतलब नहीं, हमको आपसे मतलब नहीं है। तो ना तो ये वार्म विंड उधर जा रही है ना कोल्ड विंड इधर आ रही है, दे आर जस्ट मूविंग, दे आर जस्ट मूविंग, दे आर जस्ट स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। तो ऐसे को बोला जाएगा, ऐसे को बोला जाएगा स्टेशनरी फ्रंट। अब ऑक्लूजन की बात करते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट, तो उसके साथ में हम टेम्परेट साइक्लोन ही ले लेते हैं। टेम्परेट साइक्लोन तो सबसे आसान है, लेकिन मुझे लगता है एनसीईआरटी से तो समझ, कोल्ड एयर थी, मूव कर रही थी आपकी, इफ दिस कोल्ड एयर मूव्स एंड ये इसने वार्म एयर को पुश कर दिया ऊपर की तरफ, वार्म एयर यहाँ रह गई, वार्म एयर ऊपर तक जा चुकी है और कोल्ड एयर इधर से भी आके मिल चुकी है। तो कोल्ड एयर जो मीट कर गई, तो ये तो खत्म हो गया ना। यहाँ पर टेम्परेचर इतना, यहाँ पे भी बराबर टेम्परेचर, दैट मींस कोई फ्रंट नहीं है। फ्रंट का मतलब ही यही है कि इस इधर में टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अलग, यहाँ पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत अलग। लेकिन यहाँ तो सेम हो गया, ये भी कोल्ड एयर होगी, ये भी कूलर होगी, अब ये खत्म होने लगा, तो इसका मतलब ये ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट इज दैट डिसअपियरिंग फ्रंट है जहाँ पे वार्म कोल्ड एयर को मीट कर जाती है और वार्म एयर इज पुश्ड अप, वार्म एयर इज पुश्ड अप। फाइनली वार्म एयर जा चुकी है पोल्स की तरफ और कोल्ड एयर आ चुकी है इधर नीचे की तरफ, दिखाएंगे अभी आपको, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऑक्लूडेड फ्रंट को दोनों को एक तरफ दिखाते हैं आप, जिसमें ठीक है। और कलर छोड़ दो आप, तो कितने कलर के पेन लेके जाओगे, तो कलर कोडिंग छोड़ के सिंबल देख लो, ठीक है। और कोल्ड एयर क्योंकि ग्राउंड के पास में चलती है तो ग्राउंड पे इसका मूवमेंट फास्ट होता है। वार्म एयर क्योंकि अपलिफ्टेड होती है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ट्रेवल करती है।
ये चीजें आपको काम आएंगी अभी जब मैं टेम्परेट साइक्लोन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब स्टेशनरी फ्रंट में बस कुछ नहीं है, स्टेशनरी में ये अपोजिट डायरेक्शन में बनाने हैं आपको, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो वार्म एयर है वो अपनी साइड में है, कोल्ड एयर अपनी साइड में है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टेशनरी अक्रॉस द फ्रंट, ठीक है। तो जो पैरेलली फ्लो कर रही हैं, दे आर नॉट क्रॉसिंग इनटू ईच अदर्स, दे आर नॉट क्रॉसिंग इनटू ईच अदर्स डोमेन। तो ये तो हो गई आपकी फ्रंट। जस्ट अच्छा, ओके ओके। तो ये देखिए, अब आप अपनी एनसीईआरटी पे वापस आ जाइए, तो ये सारी टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो जस्ट चलो एनसीईआरटी से क्या करें, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको, टेम्परेट साइक्लोन्स को, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब टेम्परेट साइक्लोन्स को ये देखो एनसीईआरटी ने इस तरीके से टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बताया हुआ है कि देख लिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वार्म एयर इधर मूव करती हुई जा रही है, तो ये क्या हो गया, वार्म फ्रंट हो गया। कोल्ड एयर पुश करती जाएगी तो कोल्ड फ्रंट को इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। जब वार्म एयर को शिफ्ट कर दिया गया तो ये कोल्ड एयर को मीट कर जाए, व्हेन कोल्ड एयर मीट्स द कोल्ड एयर, तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे, तो ये ऑक्लूजन फ्रंट होता है। ऑक्लूडेड फ्रंट ये वाला पोर्शन होता है जो रह गया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो होता है वो रह गया। तो वार्म फ्रंट इस टाइप का होगा, दैट मीन्स आपकी वार्म एयर इस तरीके से मूव करेगी, तो यहाँ पे क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे क्लाउड का अलग नेचर अलग होगा। जो कोल्ड फ्रंट होगा वो उस तरीके से होगा, इसका मतलब वार्म एयर आपकी यहाँ यहाँ लाई करती है, इसको ऐसे पुश कर दिया गया ऊपर की तरफ, तो दिस मच अपलिफ्टमेंट हैज हैपेंड, तो इसमें क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं मेजॉरिटी। और जब कोल्ड एयर को मीट कर चुकी है नीचे में ग्राउंड में, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ, अभी समझ में आ जाएगा ये, तो इसे ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। और पहले कहानी जो होती है वो स्टेशनरी फ्रंट की होती है। तो फ्रंट इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे आसानी से, और जब दो एयर मास मीट करते हैं उसी को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, मीटिंग ऑफ फ्रंट। एंड दिस इज आल्सो स्टार्टिंग ऑफ योर टेम्परेट साइक्लोन्स। एंड ये यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया कि भाई आपके फ्रंट जो है चार तरीके के बता दिए इन्होंने, ABCD से, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन में बोला है, मिड लैटिट्यूड में जो रेनफॉल होती है वो उसी वजह से होती है। तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं थी, ये सब आराम से ठीक चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये वाला रीजन में किसी भी कारण से, ये मान लीजिए यहाँ पर लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर होने के बाद क्या हो जाएगा, अगर ये लो प्रेशर कंडीशन हो गया, तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, आइसो बार्स दिखाए हुए हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आने से रहा कि ये क्या दिखा दिए, ये क्या दिखा दिए। बस इसी को समझाना है आपको कि ये है क्या बीमारी, इन्होंने क्यों ऐसा बना दिया और क्या। तो ये बहुत छोटी सी चीज दिखाई है इन्होंने, और ना तो डरने की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन कुछ इस तरीके से बनते हैं भैया। तो ये मान लीजिए पोलर एरिया है आपका, पोलर फ्रंट है, यहाँ से पोलर विंड आ रही थी, कूल विंड आ रही है यहाँ से, वेस्टर्लीज आपकी चल रही है, वार्म विंड। तो मान लीजिए ये वार्म विंड जो है एक तरीके से कुछ कोल्ड एयर मास को लेकर, इधर से कोल्ड एयर मास आ जाता है, इधर से कोई वार्म एयर मास मीट कर जाता है, या वार्म एयर मास जाएगा तो उससे तो कोल्ड एयर मास उधर में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वेन एवर दे मीट एंड इफ दे आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, तो कोई इशू नहीं है तब तक, कोई दिक्कत नहीं है। अपना वार्म, इधर में कोल्ड एयर मास है, इधर में वार्म एयर मास है, but they say कि because of some reason, if there is a low pressure, if there is a low pressure, अगर लो प्रेशर होगा तो इसकी तरफ विंड अट्रैक्ट होंगी, तो लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, विंड अट्रैक्ट होंगी, तो ये इसका कन्वर्जन ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सर्टेन एटमोस्फियरिक कंडीशन सम एरियाज डेवलप लो प्रेशर। अब लो प्रेशर होगा तो क्या होता है कि लो प्रेशर की तरफ आपकी ये एयर मूव करना स्टार्ट करती है, तो कोल्ड एयर इधर से मूव करना स्टार्ट करेगी,
और वार्म एयर जो इधर से जा रही थी वो ये होगी। तो ये लो प्रेशर की वजह से इसमें इस टाइप का ये जो है सीन देखने को मिला आपको। और कोल्ड एयर आपकी यहाँ पे भी फ्लो कर रही है। तो बेसिकली हुआ क्या कि अब ये जो कोल्ड एयर है, अगर मैं इसे ग्राउंड पे दिखाना चाहूँ, अगर इसको मैं दिखाना चाहता हूँ ग्राउंड पे, तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको। अगर इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे आपकी कोल्ड एयर है, ठीक है। इस एरिया को देखते हैं, इस एरिया को बस, ठीक है। तो इस एरिया के बियॉन्ड जो है डोमिनेंट जो क्या है आपकी यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए, अगर हॉरिजॉन्टली देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कोल्ड एयर आ चुकी है। पहले जहाँ वार्म थी उसको रिप्लेस कर दिया कोल्ड एयर ने, तो ये कोल्ड एयर है आपकी। इसके बीच में क्या है, वार्म एयर है, तो यहाँ वार्म एयर है। और इस पॉइंट के देख लो, एक मिनट और सोच लो, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो जो एरिया अभी तक ऑक्यूपाई कर रखा था वार्म एयर ने, वहां पे आ चुकी है आपकी कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर थोड़ा तेज मूव करती है और इधर में ये वार्म एयर इसको पुश कर रही है यहाँ पे, तो ये वार्म एयर हो गई यहाँ पे। और उसके बियॉन्ड क्या है, इधर भी कोल्ड एयर है। धीरे धीरे क्या होगा कि ये वार्म एयर यहाँ पे एक्टिव है, तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगी। वार्म एयर मूव करेगी, लेकिन वार्म एयर थोड़ा स्लोली मूव करेगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। धीरे से ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद ये आगे पहुंच जाएगी। देन व्हाट विल हैपन, कोल्ड एयर को मीट कर जाएगी। यानी ये इस तरीके से देखिए मूवमेंट इसका, कि ये आपका लो प्रेशर रीजन हुआ, तो ये अचानक से कोल्ड विंड जो है आपकी एक्टिव हो गई, पुश करने लग गई। तो कोल्ड विंड फिर पुश करते करते यहाँ आ गई, फिर ये पुश करते करते यहाँ आ गई। वार्म एयर का क्या हो रहा होगा, वो ऊपर की तरफ पुश हो रही है। ठीक है, फाइनली व्हाट विल हैपन कि ये कोल्ड कोल्ड में मीट कर गई यहाँ पे, तो ये जो है अक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इतना पोर्शन खत्म हो गया। फाइनली कोल्ड कोल्ड को मीट कर जाएगी यहाँ पे, और वार्म एयर ऊपर से अपलिफ्ट होकर इधर पहुंच जाएगी। तो कोल्ड जो है काफी ज्यादा इधर वाली एरिया में आ गई और वार्म जो है उधर पहुंच गई, और आपके टेम्परेट साइक्लोन की साइकिल कंप्लीट हो गई। टेम्परेट साइक्लोन की साइकिल कंप्लीट हो गई। तो कंडीशन ऐसी होती है कि पहले स्टेशनरी फ्रंट वाली कंडीशन होती है, फिर लो प्रेशर रीजन डेवलप होता है एंड कोल्ड एयर स्टार्ट्स इन्वेडिंग, कोल्ड एयर स्टार्ट्स इन्वेडिंग। तो उस वजह से ये कोल्ड एयर इधर से इधर मूव करने की तरफ लग जाती है। तो ये जो वार्म एयर होती है यहाँ पे, इट स्टार्ट्स राइजिंग अप। उसके बाद ये जो है इधर की तरफ और आएगा, धीरे धीरे ये जो फ्रंट जो है धीरे धीरे खत्म होता जाता है। तो कोल्ड कोल्ड यहाँ पे मीट कर गई, ये कोल्ड इस तरीके से आती जाती है। तो ये भी साइक्लिक है, इसलिए इसे साइक्लोन ही बोला जाता है। और लो प्रेशर सिस्टम्स आर कॉल्ड साइक्लोन। तो ये लो प्रेशर कंडीशन, लो बैरोमेट्री कंडीशन, बैरोमीटर से नापते हैं, तो लो बैरोमेट्री मीन्स लो प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो ये लो प्रेशर बिकॉज ऑफ बैरोमेट्रिक कंडीशन जनरेट होता है। आपको लो बैरोक्लिनिटी की कंडीशंस क्यों आती हैं वो जानना जरूरी नहीं है, ये जानना जरूरी नहीं है। बट आप बस इतना समझ लीजिए कि जो स्टेशनरी फ्रंट था अब जो है वो कन्वर्ट हो गया। आपके जो स्टेशनरी फ्रंट था पहले ये सिचुएशन थी, यहाँ कोल्ड और ये वार्म, बाद में ये स्टेज वन थी, फिर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका कोल्ड फ्रंट हो गया और ये आपका वार्म फ्रंट हो गया, और ये कोल्ड एयर इधर से आ रही है और वार्म एयर ऊपर की तरफ पुश हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि वार्म ऊपर की तरफ मूव करेगी, हॉरिजॉन्टली कम मूव करेगी, और इसका मूवमेंट जो है फास्ट होगा। ये यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, जब ये मीट ये डिसिपेट होने लगेगा। तो इसको ग्राउंड पे दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाते हैं कि ये कोल्ड एयर आ रही थी, ये बीच में ये हो गया, ये कोल्ड फ्रंट को इस तरीके से दिखाते हैं, वार्म फ्रंट को इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये धीरे धीरे जो है मूव करता जाएगा इधर में, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट कहलाएगा।
और जब ये भी कोल्ड एयर, ये भी कोल्ड एयर, तो यानी यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी टेम्परेचर की कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गई यहाँ पे, तो एयर एक जैसी हो गई। तो जो अभी टेम्परेट साइक्लोन था वो खत्म होने लग गया। तो फ्रंटोजेनेसिस से फ्रंट के बनने से टेम्परेट साइक्लोन शुरू होता है। और फ्रंटोलाइसिस, लाइसिस मींस एंड होना, तो ये एंड होना हो गया उसका, उससे टेम्परेट साइक्लोन खत्म होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन को बताने के लिए बस इतना ही चाहिए होता है कि आपने स्टेशनरी फ्रंट दिखा दिया, फिर आपने लो प्रेशर कंडीशन दिखा दी। यहाँ पे आप ऐसे दिखा दीजिए कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है। अब कोल्ड फ्रंट का मूवमेंट दिखा दीजिए कि कोल्ड फ्रंट जो था आपका, अब ये यहाँ से वार्म फ्रंट कम मूव कर रहा है, कोल्ड फ्रंट और मूव करते हुए आ गया। ये तेज ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ये फास्ट मूव करता है। देन ये दे स्टार्ट मीटिंग एंड ये ऑक्लूजन स्टार्ट हो जाता है। फाइनली दे मीट एंड ये खत्म हो जाता है। फाइनली यू विल शो अ डायग्राम लाइक दिस के ये कोल्ड विंड है, यहाँ से आ रही है, और ये वार्म एयर जो है तो पुश होती जाएगी, ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी। तो इसको तो मैं हॉरिजॉन्टली, जब हॉरिजॉन्टली दिखा रहा हूँ तो वर्टिकल दिखाना मुश्किल होगा। तो ठीक है, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएगी, और ये ऑक्लूजन हो गया, ये ऑक्लूजन हो गया। तो यही चीज इन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की। अब देखो शायद समझ में आए, अब देखो समझ में आएगा आपको कि ये देखिए कोल्ड एयर थी, कोल्ड एयर थी, ये कोल्ड एयर पुश करती हुई आ रही है इधर में। नाउ वार्म एयर इज बीइंग अपलिफ्टेड। बाद में कोल्ड एयर कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, बाद में यहाँ आ जाएगी, और देन दिस कोल्ड एयर विल मूव मीट। तो ये टर्निंग हो गई इसकी एकदम इस तरीके से ये मूव करती आएगी आएगी आएगी, जब इसको मीट कर जाएगी ये खत्म हो जाएगा। अगर ग्राउंड पे दिखाना हो तो आप ये देख लो, कोल्ड एयर इधर से मूव करती है, इधर वार्म एयर पुश होती जा रही है। ये वार्म फ्रंट था, ये कोल्ड फ्रंट था, ये ऐसे मूव करता हुआ आएगा, ये फाइनली ये एयर ऊपर की तरफ रह जाएगी। तो जो हम आपको ये दिखा रहे थे वार्म फ्रंट, ये एकदम ऑक्लूजन के स्टेज पे यही मिलेगा आपको, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो जब ये दोनों पास में आ जाएंगे तो ये क्या होगा, यही होगा सिचुएशन। तो वार्म एयर हवा में रह जाएगी और नीचे ग्राउंड कोल्ड कोल्ड एयर मिल जाएंगी। फाइनली ये भी खत्म हो जाएगा ऊपर का, और यहाँ पे सारे पे फिर दोबारा से एक जैसी एयर रह जाएगी। तो इस तरीके से खत्म हो जाएगा आपका, एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दीज टू थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड हियर। यही आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में आप कौन से फ्रंट की बात कर रहे हैं, कौन सी एयर एक्टिव है? तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोल लो आप, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन। तो साइक्लोन वर्ड का मतलब है बस लो प्रेशर सिस्टम, साइक्लोन का मतलब लो प्रेशर सिस्टम। तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये फ्रंटल होते हैं, इनका फ्रंटल होता है। तो इनके अक्रॉस जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल अक्रॉस फ्रंट, तो उसको क्या बोला जाएगा, फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है। तो अब रेनफॉल में अब आपका हो सकता है कि कोल्ड एयर वाला, कोल्ड एयर एक्टिव हो तो इस तरीके से इसको दिखाएंगे कोल्ड फ्रंट को। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। वार्म एयर एक्टिव होती है तो इस टाइप का फ्रंट दिखेगा, जिसको आप दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको दिखाते हैं आप इस तरीके से। ठीक है। और अगर आपकी ये फ्रंट खत्म होने जा रहा है, फ्रंट खत्म जाने हो रहा है, दैट मीन्स कोल्ड एयर, कोल्ड एयर मिल चुकी है आपकी, कोल्ड एयर इन्वेड कर चुकी है। ये कोल्ड एयर थी, ये वार्म एयर थी। अब ये कोल्ड एयर यहाँ पहुंच चुकी है, दैट मीन्स अब ये यहाँ पे पहुंच चुकी है, यानी यहाँ का टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर बराबर होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। हम इसको इतना ही दिखाएंगे, इसको तो ये दिखाएंगे तो हम ये ऑक्लूडेड फ्रंट है, तो इसको बस ऐसे दिखा दो ऑक्लूडेड फ्रंट, क्योंकि ये आपकी कोल्ड एयर एक्टिव हो सकती है। वार्म एयर एक्टिव होती, वार्म एयर एक्टिव होती अगर ये वाली, तो हम उस हिस्से को दिखाते। देखिए इसमें ये तरीका था, ये दिखाया आपने, और एक ये फ्रंट था। अगर कोल्ड एक्टिव थी तो आप जो है इसको हटा देंगे, वार्म एक्टिव होगी तो इसको हटा दीजिए। वार्म एक्टिव होगी, वार्म एयर यानी ये वाली एयर, ये वाले फ्रंट एक्टिव था, तो आपको ये वाला सिचुएशन दिखेगा। दैट मीन्स ऐसा ऐसा लगेगा।
इसका मतलब ये भी ऑक्लूडेड फ्रंट है और ये भी ऑक्लूडेड फ्रंट है। तो ये दो तरह के, ये बताता है कि ये वाली इधर से आने वाली एयर ज्यादा एक्टिव है और वो कम एक्टिव है। ये दिखाता है कि इधर इधर वार्म एयर ज्यादा एक्टिव है और कोल्ड एयर वहीं पे थी। तो बेसिकली होगा क्या, वार्म एयर, जैसे कि आप ये समझ लीजिए, कोल्ड एयर जो होती है, कोल्ड एयर जो होती है वो आपकी क्लोज टू अर्थ होगी, क्लोज टू अर्थ सरफेस। और क्लोज टू अर्थ सरफेस इसलिए क्लोज, जब वार्म एयर एक्टिव होगी तो वार्म एयर ऊपर की तरफ पुश हो जाएगी, तो वो ऊपर जाती जाएगी, ऐसे जाती जाएगी, खत्म होती जाएगी, खत्म हो गई कहानी। तो कोई तो जब इतने ऊपर वार्म है और इसके नीचे कोल्ड है, इधर भी कोल्ड है, तो ये कोई फ्रंट बचा क्या? कोई फ्रंट नहीं बचा, खत्म हो गया। तो जो फ्रंट खत्म हो गया उसी को ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। द फ्रंट विच हैज डिसअपीयर्ड, विच हैज गॉन, इज ऑक्लूडेड। ठीक है। और स्टेशनरी तो शुरुआत का फ्रंट है। ठीक है। सो ये हुआ आपका टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन आपका जो रीजन होता है 30 डिग्री से लेकर 65 डिग्री, नॉर्थ साउथ दोनों, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेकर 65 डिग्री साउथ वाले रीजन में ही बनते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन आपके। और मेन रीजन बीइंग, रीजन क्या है, मीटिंग ऑफ एयर मासेस। तो अभी अब आप इसी बुक में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो उसमें लिखेगा पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा लिखेगा ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा लिखेगा फ्रंटल रेनफॉल। तो जब आप फ्रंट के बारे में बताएं, एयर मास के बारे में बताएं, तो देन डू टॉक अबाउट योर एयर मासेस के बारे में बताएं, तो डू टॉक अबाउट योर टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड फ्रंटल रेनफॉल। ठीक है। और ऑफ कोर्स कोल्ड फ्रंट के अक्रॉस जो रेनफॉल होगी उसमें सॉरी फॉर द डिस्कनेक्टिविटी, आज पता नहीं क्यों हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क प्रॉब्लम। आज थोड़ा सा मौसम खराब है यहाँ पे, सो प्लीज बियर विद दैट। ओके। सो अच्छा, तो अभी जब टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ते हो तो लेट मी शो यू वेयर इज इट्स गिवन इन द एनसीईआरटी। तो ये देखिए,
ये एनसीईआरटी आपकी 11th क्लास, showing you the NCERT, and it's a types of rainfall. तो कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल जो कि आपके इक्वेटर रीजन्स में होती है। इक्वेटर रीजन्स में हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, यहाँ से विंड ऊपर राइज करती जाएगी, राइज करती जाएगी, राइज करती जाएगी, और ये कन्वेक्शन है, और कूल होती जाएगी। अब इसके साथ क्या होगा, विंड जो है जैसे ही ऊपर जाएगी तो इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो कूल होती जाएगी, कूल होती जाएगी, कंडेंस होती जाएगी, तो इसमें कंडेंसेशन की वजह से क्लाउड्स बनने लगेंगे और बारिश होने लगेगी, जैसे ही ड्यू पॉइंट रीच हो जाएगा। ठीक है, ड्यू पॉइंट का ड्यू से कोई लेना देना नहीं है, अभी बताएंगे फ्रॉस्ट एंड ड्यू के बारे में। ड्यू तो ओस को बोलते हैं, और ओसांग एक तापमान है, ठीक है, जिस तापमान पे कोई भी एयर कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका। तो कन्वेक्शन रेनफॉल में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, जो कि आपके इक्वेटर के अराउंड जो रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, वो 4 o'clock रेनफॉल होगी, डेली बादल उठाएंगे, ऊपर जाएंगे और क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगी। देन ओरोग्राफिक फीचर जब भी कोई आ जाएगा, मान लीजिए कोई माउंटेन आ जाएगा, तो ये बताया था ऑलरेडी, मान लीजिए माउंटेन है, यहाँ विंड चली आ रही थी आराम से, लेकिन अब इसको रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, तो अब क्या करेगी, इसको मजबूरन ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठेगी तो इसका लो प्रेशर रीजन में पहुंच गई, तो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, तो इसमें कंडेंसेशन होगा, क्लाउड्स होंगे, तो यहाँ रेन। तो ये विंड वर्ड, ये विंड की इधर से आ रही, तो विंड वर्ड साइड होगी, ये इधर रेनफॉल होगी। जैसे इधर आएगी तो ये लीवर्ड साइड होती थी, यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगी क्योंकि ये गर्म होने लगेगी। तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है आपकी। और तीसरी है फ्रंटल, साइक्लोनिक बोल दो उसे या फ्रंटल। तो ये साइक्लोनिक कौन सा वाला साइक्लोनिक है, यही वाला साइक्लोनिक, तो वर्ड यूज किया इन्होंने साइक्लोनिक रेनफॉल। तो बोले कि ऑलरेडी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है, साइक्लोनिक रेनफॉल जो होती है यही है रेनफॉल है। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल शायद आपको समझ में ना आता हो, ये वाली ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ रेनफॉल। टेम्परेट साइक्लोन्स आर मेजर source of precipitation in high latitude areas. टेम्परेट साइक्लोन, और ये क्या है, इनको कोई फर्क पड़ेगा कि विंटर और समर से, तो इसलिए यहाँ पे ऑल अलोंग द हमारे यहाँ मानसून विंड्स होते हैं। मानसून विंड आर स्पेसिफिक, सीजनल है, तो इसलिए हमारे यहाँ 80% मानसून विंड होती है, इसलिए हमें लगता है कि बारिश का एक सीजन आएगा, लेकिन बाकी लैटिट्यूड में ऐसा कोई सीजन नहीं आता है। तो हमारे ये इंडिया स्पेसिफिक फिनोमेना है, सीजन की, मानसून का सीजन आ रहा है, तो मानसून का सीजन इंडिया और ये साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्रीज में और ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट में आते हैं। बाकी जगह आपके ये रेनफॉल ऐसे ही होते हैं और ऑल अलोंग द ईयर होते हैं। तो आप प्रेसिपिटेशन मैप देखेंगे वर्ल्ड का, तो आपको उस टाइप का नहीं दिखेगा, इंडिया का स्पेशल केस है। तो हमारे यहाँ 80% इसलिए हम उसे वर्षा ऋतु घोषित कर दिए। ठीक है, रेनफॉल सीजन आने वाला है, तो हमारी काफी हद तक प्लानिंग इस पर डिपेंड करती है कि हमारा रेनफॉल आने वाला ये होने। लेकिन वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, साइक्लोनिक ऑल अलोंग द ईयर ये रेनफॉल होती रहती है। ठीक है, और अब बिफोर शिफ्टिंग इनटू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, बिफोर ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये बताते हैं कि टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये वर्ड ही बता रहा है कि ये टेम्परेट रीजन में है, ये ट्रॉपिकल है, या फिर इसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब बियॉन्ड ट्रॉपिकल। तो पहली बात तो क्या हो गई कि ये जो है आपके 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में बनेंगे। अच्छा, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री साउथ के बीच में क्या कारण है, नहीं बनेंगे, ये इक्वेटर थी, तो आपने देखा 8 यहाँ पे होगा, 8 यहाँ पे होगा, इस बीच में कोई नहीं बन रहा। रीजन बीइंग कि ये रीजन जो है इसमें कोरियोलिस फोर्स कितना है, ऑलमोस्ट 0 है। कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो आपकी विंड टर्न नहीं होती। तो ये सॉरी, ये ये यहाँ पे 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ। अब यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में बनते हैं। अब लोग तो रट के चले गए इसको 8 से 20,
तो ये बोले ये भी 8 से 20 ही लिखा है, नॉर्थ साउथ नहीं देखा, तो प्रीलिम्स में सवाल गलत हो गया कुछ लोगों का। तो 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ का मतलब ये वाला रीजन। तो 8 से 8 डिग्री नॉर्थ ये वाला जो बेल्ट होता है इसमें कोरिलेस फोर्स लगभग 0 के बराबर है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बन सकते, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं बन सकते। एंड टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं आपके, टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं, टेम्परेट ये आपके 30 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो लैटिट्यूड्स होंगे वहां पे होंगे। अब आपको तो पता ही है 30 डिग्री से लेकर 60 के बीच में विंड किस डायरेक्शन में जाती है, वेस्टर्लीज होती है, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। और 20 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं बनते, क्योंकि वहां पे 20 डिग्री से ऊपर हाई प्रेशर कंडीशंस डोमिनेट करने लग जाती हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस। तो हाई प्रेशर कंडीशंस होंगी तो साइक्लोन, तो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं तो वो नहीं बनेंगे। अच्छा, अब 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, तो विंड किधर चलेगी, ईस्टर्लीज होंगी या ट्रेड विंड्स होंगी। तो इधर में जो साइक्लोन्स जनरेट होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स विद ईस्टर्ली विंड टुवर्ड्स दिस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट से चल रहे होंगे, तो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे और ये ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। तो इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जो है ज्यादा वनरेबल होगा, बहुत ज्यादा प्रोन होगा। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस देखना हो आपको तो सो तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल के बीच में जब डिफरेंस देखना है आपको, तो आपने कुछ नहीं करना है कि पहली बात तो ये हो गई इनकी लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बता सकते हैं आपके, ये जो है टेम्परेट हाई लैटिट्यूड्स में बनेंगे, ट्रॉपिकल लो लैटिट्यूड्स में बनते हैं, और एग्जैक्टली भी बता सकते हैं कितने से कितने लैटिट्यूड के बीच में बनते हैं। तो एक लैटिट्यूडनल डिफरेंस तो ही है। अच्छा, अब आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रंटल नहीं होते हैं और टेम्परेट साइक्लोन आपके फ्रंटल होते हैं। तो टेम्परेट आपके फ्रंटल रहेंगे और उनका कोई फ्रंट नहीं होगा। ये दैट मीन्स फ्रंट का मतलब है वो एयर मास की मीटिंग से बनते हैं, वहां एयर मास की मीटिंग की ट्रॉपिकल में कोई आवश्यकता नहीं है। तो टेम्परेट आपके फ्रंटल रहेंगे, ट्रॉपिकल नॉन फ्रंटल रहेंगे, फ्रंट नहीं बनेगा। अच्छा, टेम्परेट आपका चाहे लैंड के ऊपर ओरिजिनेट हो सकता है, आपका ओशियन के ऊपर ओरिजिनेट हो सकता है, मीटिंग ऑफ एयर मासेस कहीं भी हो सकती है। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, जिनको आप साइक्लोन, जैसे अम्फान अभी आया था उड़ीसा में, तो ये वाले जो साइक्लोन्स हैं ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग साइक्लोन्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बोलते हैं इनको, ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स भी बोला जाता है। और हम इंडिया में, इंडिया वाले रीजन में इनको साइक्लोन्स बोला जाता है। इन्हीं को अमेरिका वाले रीजन में बोलेंगे हरिकेन्स। तो अभी बताएंगे इनके क्या क्या डिफरेंट नेम है, वो तो एनसीईआरटी ने लिख रखे हैं, छोटे छोटे सवाल है वो पूछे जाते हैं। पर आप ये मान लीजिए कि ये जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, या साइक्लोन्स जो होंगे आपके, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन विल जनरेट ओनली ओवर द सी सरफेस। सी सरफेस इसका तापमान 27 डिग्री से ज्यादा होगा उसके ऊपर। और लेकिन टेम्परेट साइक्लोन आपके लैंड के ऊपर भी जनरेट हो सकते हैं, ओशियन के ऊपर भी हो सकते हैं, फ्रंटल नेचर के होते हैं, लैटिट्यूडनल डिफरेंस होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बता दो आप, और प्रिडिक्शन कर इनको आसानी से किया जा सकता है। इन ये कितनी देर में खत्म होंगे, कैसी रेनफॉल होगी, कोई ज्यादा विंड नहीं, स्पीड नहीं होती, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दोनों का, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है दोनों का यहाँ पे अलग अलग होता है। टेम्परेट में आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, ट्रॉपिकल में आपका लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन है। तो ये अगर 5-6 पॉइंट लिख दो तो बस हो गया था। तो टेम्परेट के बारे में आपको जो अलग से लिखना है टेम्परेट के बारे में, तो टेम्परेट साइक्लोन पे यू कैन टेल फर्स्ट ऑफ लैटिट्यूड उनका जो है ज्यादा रहेगा, लैटिट्यूड जो है 30 to 60-65। दूसरा फ्रंटल नेचर होगा जो कि ट्रॉपिकल का नहीं होगा। तीसरा आप ये बताएंगे ये ओशियन के ऊपर भी जनरेट हो सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट के ऊपर भी जनरेट हो सकते हैं, लेकिन वो केवल ओशियन के ऊपर भी होंगे। सी सरफेस टेम्परेचर उनको 27 डिग्री से ज्यादा चाहिए, एक्सटेंसिव सी सरफेस चाहिए। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज जो है इनका, ये वेस्ट टू ईस्ट होंगे, वो ईस्ट से वेस्ट होंगे डायरेक्शन,
ये नॉन फ्रंटल हो गए, लैटिट्यूड इनका 8 से 20 डिग्री हो गया। एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो होगा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ गुप्त ऊष्मा इवोपरेशन। लेटेंट हीट जब भी आपका सॉरी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मॉइस्चर कंडेंस होता है तो वो हीट रिलीज करता है, उस हीट की वजह से ये जो है इतना फास्ट मूव करता है, तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। और इनको प्रिडिक्ट करना आसान है, प्रिडिक्शन इजी। यहाँ डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। और ये बता सकते हैं यहाँ रेनफॉल जो है यूनिफॉर्म रहता है, यहाँ रेनफॉल एक्सेसिव होता है। और आप ये बता सकते हैं रेनफॉल हो गया, और इनका साइकिल या विंड स्पीड, विंड स्पीड 40 से 50 रहती है नॉर्मल, आपको लगेगा ही नहीं कि साइक्लोन आया, कब साइक्लोन आया कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ आएगा तो सबको पता चलेगा कि पूरा मुंबई बंद हो गया, कि पूरा उड़ीसा खाली कर दिया गया, कि आंध्र प्रदेश उड़ीसा बंगाल वाले इलाकों से इतने सारे लोग शिफ्ट कर दिए गए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर होती है, 120 किलोमीटर पर आवर होती है। तो इनमें डिफरेंस है, तो 7-8 में से नहीं 5-6 भी बता दोगे तो चलेगा, 5-6 डिफरेंस भी बता दोगे तो आपका काम हो गया। ठीक है, और बिफोर नाउ लेट्स मूव टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। छोटा सा टॉपिक है, जस्ट फिनिश कर रहे हैं, जस्ट वी आर फिनिशिंग। तो मैं आपकी एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा इससे। तो अच्छा, एनसीईआरटी में यहाँ प्रेसिपिटेशन के टाइप भी बताए हुए उन्होंने, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट एंड हेल। तो बस इसमें कुछ नहीं है। तो हेल तो ओले को बोलते हैं, स्लीट में जो है फ्रोजन ड्रॉप्स आती हैं, स्नोफॉल में स्नो आती है, और रेनफॉल में रेन ड्रॉप्स आते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में ये 4 बोलोगे तो काम चल जाएगा, ये 4 बोलोगे तो काम चल जाएगा। और टाइप्स ऑफ रेनफॉल में ये 3 से काम चल जाएगा आपका, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक, ये तीनों से काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉग, मिस्ट एंड ड्यू, दिस आई विल कवर, उसके बाद देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को, सो दैट ये टॉपिक कंप्लीट हो पहले। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनसीईआरटी ने इस तरीके से लिख रखा है, मैं भी वही बता रहा हूँ आपको। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन को बहुत सिंपल भाषा में बढ़िया फोटोग्राफ बना के लिखा है, आप भी ऐसा बना के आए तो बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, आपके वायलेंट स्टॉर्म है, दैट मीन्स हवा बहुत तेज चल रही होगी। ये केवल ओशियंस के ऊपर ट्रॉपिकल रीजन्स में ही जनरेट हो सकते हैं, और कहीं नहीं जनरेट हो सकते। इनको वाटर की सप्लाई चाहिए होती है कांस्टेंट, तो ओशियन के ऊपर ही पॉसिबल है। और सी सरफेस टेम्परेचर जो 27 डिग्री से ज्यादा चाहिए होता है, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही पॉसिबल है। तो वाटर मॉइस्चर की सप्लाई ओशियन में ही पॉसिबल है, और 27 डिग्री से ज्यादा का तापमान भी वहीं पे पॉसिबल है, ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, तो जैसे जैसे ये लैंड की तरफ जाएंगे, इनकी मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, ये डेड होने लगेंगे। अच्छा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं डेंजरस होते हैं 3 कारणों से। पहला कारण कि वहां पे वॉयलेंट विंड्स चलती हैं, यहाँ की विंड जो है 120 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर विंड चलेगी, 200 किलोमीटर से ऊपर क्रॉस करती है, तब उसे सुपर साइक्लोन बोलने लगते हैं। उसके रास्ते में पेड़ पोल जो भी आएगा सबको उड़ा ले जाता है। तो 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया, तो इस बार आया था अम्फान। इस बार हम बहुत बेटर रेडी थे, डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। तो 1999 में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था सुपर साइक्लोन से उड़ीसा के अंदर। सो उसमें एक विंड स्पीड इतनी ज्यादा होती है, ये जो बहुत सारे मकान, रोड, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और ट्रीज और इनको अप्रूव करती हुई चली जाती है। दूसरा होता है बहुत हैवी रेनफॉल। अब क्या है कि वाटर की सप्लाई बंद हो जाती है, तो एक छोटे से रीजन में ये समझ लो ऐसा लगता है जैसे लैंडफॉल हो गया, फ्लड आ जाएगा एक तरीके से। और तीसरा है स्टॉर्म सर्ज। जब कोस्टल एरिया को पानी अप्रोच करता है, ओशियन का पानी जो जिसपे ये साइक्लोनिक सिस्टम मूव करते हुए कोस्ट की तरफ बढ़ता है, तो जो जो कोस्टल वेव्स होती हैं वो मुश्किल से फ्यू मतलब मीटर्स में भी नहीं जाती, बहुत ही
कम हाइट होती है। लेकिन जब साइक्लोन्स आते हैं तो साइक्लोन के साथ ये स्टॉर्म सर्ज होता है, मतलब जो कोस्टल वेव्स जो होते हैं, ये कोस्टल एरिया, तो ये जो पानी है वो काफी ऊपर उठ के टकराता है। तो कोस्टल एरिया में जो काफी अंदर तक जाएगा और काफी इन्वेड करता हुआ चला जाएगा, तो कोस्टल एरिया को ये डैमेज करता है, कोस्टल ये जो स्टॉर्म सर्ज है। तो 3 कारण से ये जो है बहुत ज्यादा डैमेज करता है। एक हैवी रेनफॉल करेगा, बहुत हैवी विंड्स चलेंगे, और कोस्टल एरियाज के अंदर स्टॉर्म सर्ज होगा, यानी जो विंड्स आए, जो वेव्स आती हैं वो बहुत हाई हाई हाइट की होंगी और अंदर तक चली जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, एक नेचुरल डिजास्टर की तरह देखे जाते हैं। अच्छा, साइक्लोन को हम लोग इंडियन ओशियन के अंदर साइक्लोन बोलते हैं, अमेरिका के अंदर इनको हरिकेन्स बोला जाता है। आप पैसिफिक में, वेस्टर्न पैसिफिक में, जो कि जापान, चाइना, साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है, वहां पे कोई साइक्लोन जनरेट होता है तो उसको बोला जाता है टाइफून, टाइफून बोलते हैं। अगर साउथ आज क्लास में काफी इंटरप्शन हुआ, क्लास को यहीं एंड करते हैं।